मित्रों, आज फिर से हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर तैयार हुए हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का मरुस्थलीय भाग। राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय भाग की हम चर्चा कर रहे थे। तो 3 भागों में बांटते हैं इसको, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। और 3 भाग कौन कौन से हैं तो पहले हम आपको बताते हैं। एक तो है हमबादा, रैग और इर्ग। हमबादा, रैग और इर्ग, ये 3 भाग हैं। सबसे पहले हम हमबादा की चर्चा करते हैं। तो हमबादा जो है, हमबादा मरुस्थल, जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत पथरीला जो भाग है, पथरीला मरुस्थल, इसको कहते हैं पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल जो है वो हमबादा कहलाता है। अब हमबादा के अंदर पथरीला मरुस्थल में हम देखते हैं कि जैसलमेर का जो पोकरण क्षेत्र है, पोकरण, और बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र, और इसके अलावा बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र और जोधपुर के कर्ण क्षेत्र में, जैसलमेर के पोकरण से और बालोतरा के बाड़मेर के बालोतरा से, इसके अलावा जो है जोधपुर के फलोदी जोधपुर से। तो ये 3 जो क्षेत्र हैं, ये एक ट्रिंगल बन गया। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है हमबादा, इसको हम कहते हैं हमबादा। तो दोस्तों, आपको ये जानकर पता चला होगा कि अगर हम राजस्थान के मरुस्थल का वर्गीकरण करते हैं तो राजस्थान के मरुस्थल के वर्गीकरण में हम 3 वर्गों में इसको बांटते हैं, हमबादा, रैग और इर्ग। तो हमबादा जो मरुस्थल है वो पथरीला मरुस्थल है, यहाँ पे चट्टानी भाग है, और ये जो फैला हुआ है वो पोकरण, जैसलमेर और बालोतरा जो बाड़मेर में है, और फलोदी, इस प्रकार से ट्रिंगल बना के ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र के बीच के जो क्षेत्र है वो हमबादा है और पथरीला मरुस्थल है। तो इस बारे में आपने जाना होगा। इसी के साथ में हम दूसरा कहते हैं, दूसरा है रैग। जो रैग है, रैग का मतलब है मिलावट वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है रैग कहलाता है। अब रैग के अंतर्गत क्या होता है कि रैग का जो इसके चारों तरफ जो फैला हुआ है, ये भी इन 3 जिलों में ही फैला हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, 3 जिलों में फैला हुआ। तो इसके जो चारों तरफ फैला हुआ है, जिसमें कुछ पथरीला भाग है और कुछ जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये कहलाता है रैग कहलाता है। इसी के अलावा इर्ग की बात हम चर्चा करें तो इर्ग जो महान मरुस्थल है, जो बाकी संपूर्ण मरुस्थल है, जो संपूर्ण मरुस्थल है वो कहलाता है इर्ग, संपूर्ण मरुस्थल। तो संपूर्ण मरुस्थल जो है वो इर्ग कहलाता है। तो ये हमने देखा कि अगर हम राजस्थान के अंतर्गत फैले मरुस्थल का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के दौरान हम पता करते हैं कि हमने 3 भागों में इसको बांटा है, हमबादा, रैग और इर्ग। जो हमबादा है वो पथरीला मरुस्थल है जो पोकरण, बालोतरा और फलोदी के बीच में फैला हुआ है, और इस रैग जो है वो रैग पथरीला और मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वो दोनों मिलावट वाला है, जिसके अंदर मरुस्थल भी है और पथरीला क्षेत्र भी है। दोनों ये इसके इर्द गिर्द ही बना हुआ है, इसके चारों तरफ फैला हुआ है। और इर्ग जो है वो संपूर्ण मरुस्थल। तो जो रैग है वो पथरीला यानी कि चट्टानी भाग, चट्टान प्लस रेत से मिलकर के बना है। इसको मिश्रित मरुस्थल भी बोलते हैं, मिश्रित, ये मिश्रित प्रकार का भी है। और इसी के साथ में जो इर्ग है वो संपूर्ण महान मरुस्थल भी इसको बोलते हैं, और ये फैला हुआ है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और झुंझुनू, नागौर, सीकर, चूरू इत्यादि जिलों में ये फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है वो इस तरह से आता है, तो संपूर्ण मरुस्थल होता है, इसको इर्ग कहते हैं। और जो रैग है वो पथरीला और मरुस्थल यानी चट्टानी भाग और रेतीला भाग है, दोनों मिश्रित रूप से बना हुआ है, उसको रैग कहते हैं। अब इसके अलावा हम एक लघु मरुस्थल का भी हम देख लेते हैं कि लघु मरुस्थल क्या है। लघु मरुस्थल,
तो अब हम पढ़ेंगे लघु मरुस्थल। तो लघु मरुस्थल कहाँ से है? लघु मरुस्थल के ये बीकानेर से कच्छ गुजरात तक जो फैला है, गुजरात तक जो फैला है, वो इसे हम लघु मरुस्थल कहते हैं। यानी कि बीकानेर से लेकर के गुजरात के कच्छ के रण तक जो फैला है उसे हम लघु मरुस्थल कहते हैं। तो इस बारे में हमने जाना। आगे का और विस्तृत वर्णन है तो एक तो है शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, और एक है जो अरावली पर्वतमाला, और ये जो है मैदानी प्रदेश हो गया, और ये जो है आपको पठारी प्रदेश हो गया। हम अगर चर्चा करें, हम बात करें मरुस्थल की, तो ये कहलाएगा शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर के 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी 10 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा आती है। और यहाँ से लेकर के हम इसको बात करें तो यहाँ 40 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर का फिर अरावली पर्वतमाला आ जाती है। ये अरावली पर्वतमाला है, और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाएगा। तो शुष्क का होता है, एक होता है बालुका युक्त मरुस्थल, और एक होता है बालुका मुक्त प्रदेश, बालुका मुक्त मरुस्थल। तो दो प्रकार से हमने देखा कि एक तो बालुका युक्त मरुस्थल और एक बालुका मुक्त मरुस्थल। अर्ध शुष्क रेतीले मैदान के बारे में बात कर रहे थे। शुष्क रेतीला मरुस्थल, इसको हमने दोस्तों हम चर्चा करते हैं शुष्क रेतीले प्रदेश के मरुस्थल के बारे में। तो शुष्क रेतीला मरुस्थल को दो भागों में बांटा है हमने। एक है बालुका स्तूप युक्त, और एक है बालुका स्तूप मुक्त। हम शुष्क रेतीला मरुस्थल प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो शुष्क रेतीला मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ये एक बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर एक लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज क्षेत्र में ये लगभग 64 किलोमीटर लंबी है, और इस यहाँ पर एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर सेवण घास का उत्पादन होता है। सेवण घास, तो यहाँ पर सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, और सेवण घास जो होती है वो काफ़ी पौष्टिक होती है, और ये काफ़ी बड़ी होती है, पौष्टिक एवं बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। ये रेगिस्तान की सबसे बड़ी घास है। ये रेगिस्तान की सबसे लंबी घास है। तो एक तो जो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, वहाँ पर एक लाठी सीरीज पाई जाती है। लाठी सीरीज जो है 64 किलोमीटर से लंबी है, और यहाँ पर भूगर्भीय जलपट्टी के कारण से सेवण घास उत्पन्न होती है, और सेवण घास से है पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, और ये रेगिस्तान की सबसे लंबी घास है। इसके अलावा दूसरा इसी क्षेत्र के अंतर्गत चंदन नलकूप है। चंदन नलकूप ये भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। चंदन नलकूप एक, इसको थार का गढ़ा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। और इसमें मीठा पानी है, इसमें मीठा जल है,
मीठा जल है। तो ये थार के अंतर्गत ही ये बालू का स्तूप राजस्थान में 41.50% है और बालू का स्तूप युक्त जो है वो 58.50। मुक्त प्रदेश में ही अक्कल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में, यहाँ पर जुरासिक काल की वनस्पति पाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की जो 41.50% है और बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है वो 58.50% है। तो इसके अंतर्गत हमने लाठी सीरीज और चंदन नलकूप और आक्कल गांव जीवाश्म पार्क जो पड़ा है वो जैसलमेर के अंतर्गत ही है और यहाँ पर जुरासिक कालीन वनस्पति पाई गई है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में ही एक कुलधरा गांव जो है जैसलमेर के अंतर्गत, जैसलमेर में, तो इसके अंतर्गत भी हमें यहाँ पर व्हेल मछली व डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, वहाँ पर हमें ये प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश वह है जहाँ रेगिस्तान के अंतर्गत, शुष्क रेतीले प्रदेश के अंतर्गत बालू का स्तूपों का प्रधानता हो, वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहलाता है। और ये मरुस्थल का 58.50 में बरखान, खड़ीन और तारा युक्त स्तूप आदि आते हैं। अर्धचंद्राकार स्तूप और ऐसे स्तूप जो तारे के समान दिखाई दे, तो यहाँ पर इस तरह के स्तूप पाए जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे अर्धशुष्क प्रदेश की, और अर्धशुष्क प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला है घग्गर प्रदेश, दूसरा है शेखावटी प्रदेश, और तीसरा है नागौरी उच्चभूमि, और चौथा है गोडवाड़ प्रदेश। तो यहाँ घग्गर प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ घग्गर नदी प्रवाहित होती थी और घग्गर नदी के तल को कहते हैं नाली। घग्गर नदी का जो तल है, घग्गर नदी का तल नाली या पाट कहलाता है। घग्गर नदी का प्रदेश है जो घग्गर नदी के द्वारा हनुमानगढ़ और गंगानगर का मैदानी भाग। घग्गर नदी का वह क्षेत्र जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का मैदानी भाग है वो घग्गर प्रदेश कहलाता है। घग्गर प्रदेश के अंतर्गत घग्गर नदी का जो तल है उसको हम नाली या पाट कहते हैं, और यहाँ पर नहरों से ज़्यादा सिंचाई होता है। यहाँ पर नहर से सिंचाई ज़्यादा होती है, सिंचाई यहाँ पर नहर से होती है। और यहाँ चावल और गेहूँ ये सर्वाधिक उत्पन्न होता है। चावल और गेहूँ सर्वाधिक उत्पन्न होने की वजह से इसको अन्न का कटोरा भी हम इस प्रदेश को कहते हैं। अब आते हैं शेखावाटी। तो शेखावाटी जो है उसके अंदर से अधिकार क्षेत्र था ये,
और चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो कांतली नदी है। कांतली नदी, कांतली नदी जो है इसके बहाव क्षेत्र में यहाँ पर जल संचय के लिए कुएं बनाए जाते थे, कुएं, और इन कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ कहा जाता है। तो ये कई बार प्रश्न आया है कि शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जोहड़ कहते हैं। ये आप ध्यान में रखें। तो शेखावाटी प्रदेश के बारे में चर्चा कर लिए। अब चलते हैं हम नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि, नागौर क्षेत्र, तो नागौरी उच्च भूमि में जो अरावली पर्वतमाला से अलग होते हुए जो उच्च क्षेत्र है उसको नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। और नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे उच्च भाग है और नीच भाग है। तो यहाँ पर जो पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद, सूखने के बाद में जो दलदली क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र उसे रन या टाट कहते हैं। रन या टाट कहते हैं। तो ये जो दलदली क्षेत्र है वो रन कहलाता है। नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत पानी भर जाता है, पानी भरने से ये जो नम भाग रह जाता है, दलदली क्षेत्र रहता है, उसे हम रन या टाट कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी बेसिन भी कहा जाता है, लूनी बेसिन। और यहाँ पर गोड़ वंश के राजपूतों का क्षेत्राधिकार रहा है। गोड़ वंश के राजपूतों का क्षेत्राधिकार रहने की वजह से इसे गोडवाड़ प्रदेश कहा गया। तो गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे पाली, बाड़मेर और जालौर, ये मुख्य रूप से 3 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर लूनी प्लस लूनी जो नदी है, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान के मरुस्थल के बारे में जाना और हमने एक विस्तृत चर्चा करी। लगभग 4-5 भागों में इसके बारे में चर्चा हुई है। अब आगे आने वाला जो है हम अरावली पर्वतमाला के विषय में पढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वतमाला। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको जैसा भी लग रहा है तो उसके ऊपर एक कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हम कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं अगर उनके काम की ये चीज़ आपको लगे तो। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे आगे आने वाले वीडियो के इंतजार में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।